बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी हलचलें होती हैं, जो भी नई नई तकनीकियां होती हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा उन्नत बना सकें। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ जानकारी आप तक पहुँचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, अब खेती का परिवेश बदल चुका है। रसायनों का उपयोग कम हो गया है और ऐसे में कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे किसान यानी कि आप लोग अपना रहे हैं। केचुआ खाद भी एक ऐसा ही विकल्प है जो रसायन मुक्त है, लेकिन आपकी मिट्टी की सेहत को काफ़ी बेहतर बना सकती है। तो किस तरह से आप बना सकते हैं अपने खेतों के लिए केचुआ खाद, आइए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा।
दो गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे, केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें, जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर नजर डालने का। हमारे किसानों की यानी कि हमारे अन्नदाताओं की जो आय है वो बढ़ सके, दोगुनी हो सके, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि हमारे किसान खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाएं। और ऐसा एक हमारे किसान भाई या फिर कहें हमारे पशुपालक भाई ने करके भी दिखाया है। तो फिर आइए उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात और जानते हैं कि कैसा रहा है उनका कामयाबी का सफर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थारपारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है और हम लोग हर एक गाय का जो डीएनए रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो गाय आई हैं, सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई है। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ
सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है, ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को। और मॉर्निंग और इवनिंग हमारी डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा, और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम यही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर उस पर करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग, हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई, जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। डिलीवरी जो हम लोग कस्टमर तक करते हैं उसका भी ऐप बना हुआ है, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चलता है। इसके अलावा जो किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं वो उस मार्केट प्लेस पे आकर रजिस्टर करते हैं और हमारा जो लक्ष्य है कि भारत में जितनी भी गौशाला है उन सबको हम लोग टेक इनेबल्ड करके अपने प्लेटफॉर्म स्वदेशी VIP पे लाएँ। और जो आज देसी गाय के पालन में सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्राइसिंग को लेके कि दूध का दाम सही नहीं मिलता है, तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है। और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं इनके अंदर, इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश संभव ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास 2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। इन गायों की देखभाल एवं हरे चारे के बारे में राकेश कुमार ने कहा। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। मैं गौशाला की देखभाल मैं ही देखता हूँ, क्या है किस तरह से गाय को खिलाया जाता है। इनका 2 टाइम दूध निकलता है, मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे के आसपास और शाम में वही 3 बजे से स्टार्ट होता है। ये दूध निकालने से 2-2.5 घंटे पहले हम इनको दाना वगैरह डाल के खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जब दूध निकल जाता है, निकलने के बाद फिर हम गाय को छोड़ते हैं बाहर घूमने के लिए। 2-2.5 घंटे हम घूमने के लिए छोड़ देते हैं। 2-2.5 घंटे के बाद फिर गाय हमारी रिटर्न आ जाती है, यहाँ पे बंध जाती है। इसके बाद हम लोग इनके डाइट के ऊपर ध्यान देना चालू कर देते हैं, जिसमें हम फीड सप्लीमेंट वगैरह थोड़ा बहुत वो है। इसके बाद हरा चारा ये सब कंटिन्यू करना चालू करते हैं। लमसम 2-3 टाइम गाय का फीडिंग वगैरह होता है। हरा चारा के साथ सिर्फ भूस देते हैं और कोई चीज़ नहीं मिलाते हैं। भूस के साथ हम अलग से चराचूरी का चोकर हो गया, बिनोला खल हो गया, मसूर का खल हो गया, इसके बाद फीड सप्लीमेंट होता है, वो हम फीड में मिला के देते हैं। भूस के साथ सिर्फ हरा चारा मिला के ही देते हैं। हरा चारा जिसमें भूस की क्वांटिटी कम होती है, हरा चारा का ज़्यादा होता है। इस तरह से हम इनकी फीडिंग कराते हैं।
इसके अलावा अगर बाई चांस जो गाय खाना खा नहीं रही है, जुगाली नहीं कर रही है, तो फिर वो केयर करना होता है, देखना पड़ता है। जिस समय फीड हम डालना स्टार्ट करते हैं, उस समय से फीड डालने के समय में एक लड़का राउंड पे रहता है, घूमते रहता है, देखते रहता है कि कौन सी गाय जुगाली की नहीं की, कौन खा रही है, कौन नहीं खा रही है। इसके बाद फिर हम उसको ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट भी मेडिसिन से हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते, हमारा मेन आयुर्वेद पे फोकस है। तो हम लोग जो पुरानी विधि थी आयुर्वेद से ही काम पूरा करते हैं, जिसमें मुलेठी हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, अजवाइन हो गया, इस तरह से, और फिर उसको गुड़ में गर्म करके इस तरह से गाय को देते हैं। जब इनकेस कभी ज़्यादा इस तरह का केस, क्रिटिकल केस आता है, उस समय हम डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर।
आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन की। जी हाँ, इस मिशन की जो शुरुआत है वो इसी उद्देश्य से की गई है ताकि हमारे देश में बांस की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और इस मिशन से अगर हमारे देश के किसान या फिर हमारे युवा जुड़ते हैं तो न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, साथ ही वन विभाग द्वारा पौध भी उपलब्ध करवाई जाती है और समय समय पर सहायता भी प्रदान की जाती है और यहाँ पर सलाह भी दी जाती है। तो किस तरह से आप जुड़ सकते हैं इस मिशन से, आइए आपको बताएं। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं।
वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसके साथ ही आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के